अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो द फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, पार्ट वन हमारे पास होगा और बी की इसमें क्या होगा कि पार्ट टू होगा हमारे पास। क्योंकि ये लेंथ ही है, काफ़ी लेंथ ही है, तो इसको हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। तो आज हम जो पार्ट वन होगा उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखेंगे फाइनाइट। लास्ट जो हमारे पास थी उसमें हमने इनफाइनाइट स्टडी किया था। ये देखिए, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसके दो केसेस थे, एक एसिमेट्रिक फॉर्म में था, एक सिमेट्रिक फॉर्म में था। और ये 0 पॉइंट एनर्जी इसमें आती है, एसिमेट्रिक में ओके। क्योंकि ये भी वीडियो लेंथी हो रही थी, इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो अब फाइनाइट और इनफाइनाइट में जो बेसिक डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास फाइनाइट है, फाइनाइट स्क्वायर बाय पोटेंशियल हमारे पास। ओके, और अगर ये हमारे पास ऐसे ऊपर चले जाता तो ये हमारे पास इनफाइनाइट हो जाना था। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये रीजन वन है, ये रीजन टू है, ये रीजन थ्री है हमारे पास। ओके, ये रीजन टू है हमारे पास, ये फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है। यानी कि जहाँ जो यहाँ हमारे पास पोटेंशियल वो वी इजक्वल टू वी नॉट के हैं, और यही हमारे पास इधर है। ओके, जो रीजन टू है इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इज इक्वल टू जीरो है। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये बाउंड्री है ना, जो हमारे पास ये है रुकावट है, जो पोटेंशियल है वो क्या है? वी नॉट है। सिमिलर हमारे पास ये भी क्या है? वी नॉट है। और ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है हमारे पास। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? जीरो है। ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव ए ओवर टू है, यहाँ क्या है? पॉजिटिव ए ओवर टू है हमारे पास। ओके, तो अब इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास x ग्रेटर है नेगेटिव ए बाई टू से, यानी कि हमारे पास क्या है, सॉरी, अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर है किससे? नेगेटिव ए ओवर टू से, तो हमारे पास क्या होगा? वी नॉट होगा। और अगर हमारे पास x लेस देन है पॉजिटिव ए ओवर टू से और ग्रेटर देन है नेगेटिव ए ओवर टू से, तो हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि सेकंड रीजन होगा। और थर्ड रीजन में हमारे पास v ये होगा जब x की वैल्यू ए ओवर टू से ग्रेटर होगी। ओके हो गया। तो अब हम बात करते हैं केस वन की। केस वन क्या है? केस जब हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी वी नॉट से, तो तब हमारे पास क्या सिचुएशन है, क्या केस है? एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल आ रहा है लेफ्ट से राइट जा रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है इस इनफाइनाइट स्क्वायर वाले पोटेंशियल से, और उसको कोई रुकावट महसूस नहीं होगी लेफ्ट से राइट जाने जाते हुए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है इस केस में वो रीजन वन से तो इजीली आ जाएगा, या तो रीजन टू को पास करते हुए रीजन थ्री में इजीली जा सकेगा। बस स्लाइटली सा, थोड़ा सा वो ट्रैप, यानी कि वो रुकावट महसूस करेगा, अदरवाइज वो इजीली चला जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल होगा वो स्कैटर हो जाएगा। और स्कैटर का मतलब है कि वो स्कैटर कर रहा है, ये पार्टिकल आ रहा है तो वो थोड़ा सा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ रीजन टू में थोड़ा सा इसको रुकावट महसूस करनी पड़ेगी, तो फिर चला जाएगा, यानी कि बिल्कुल इजी चला जाएगा। स्कैटरिंग पार्टिकल की स्कैटरिंग होगी, जो पार्टिकल होगा वो ट्रैप्ड नहीं होगा, यानी कि इसमें गिर नहीं जाएगा। जब कब? जब हमारे पास एनर्जी ज्यादा है इस वी नॉट से, जो हमारे पास ये रुकावट है इससे, वी नॉट से। डन हो गया। अब इसके मिसाल ले लेते हैं कि एक गाड़ी है, वो जा रही है। ओके, तो रास्ता बिल्कुल प्लेन है, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ क्या आ जाता है, गड़ा आ जाता है, ये जिन्हें पंजाबी को टोया कहने आ जाता है। तो गाड़ी कोई कुछ नहीं होगा, मुश्किल इस तरह, सॉरी इस तरह, ये वेल है। अगर इस तरह होता तो हमारे पास बैरियर होना था। ओके, ये चूंकि हम वेल स्टडी कर रहे हैं तो नहीं, वेल होता है कुएं की तरह, जिन्हें यानी कि नीचे वाली साइड पर होता है। तो ये गाड़ी बिल्कुल इजीली इसको क्रॉस करके नेक्स्ट चली जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास इसकी हमने प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल ले ली है इसकी। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस केस में क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन होगी वो 1 होगी, जो रिफ्लेक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 का मतलब क्या है, 100% ट्रांसमिशन होगी। अगर हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो लेफ्ट से राइट जाने जाते हुए जो ट्रांसमिशन होगी वो 100% होगी, यानी कि नॉर्मलाइज्ड 1 की इक्वल होगी, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो 0 की इक्वल होगा क्लासिकल के मुताबिक अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि क्वांटमली इसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट होता है, बल्कि होता ही ऑपोजिट है, तो इसमें क्या होता है, क्वांटम में क्या क्या होता है कि ट्रांसमिशन भी कुछ ना कुछ होती है, सॉरी रिफ्लेक्शन भी। हालांकि जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये बिल्कुल इजीली चला जाएगा रीजन 1 से रीजन 2 में गिरे बगैर सीधा रीजन 3 में चला जाएगा। लेकिन क्वांटमली क्या क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होती है, अगरचे रिफ्लेक्शन 0.0001% ही क्यों ना हो, रिफ्लेक्शन होती है क्वांटमली तौर पर। क्योंकि हम जब भी क्वांटम में पार्टिकल का नाम लेते हैं तो वहाँ हमारा मतलब होता है क्वांटम पार्टिकल का, और हर क्वांटम पार्टिकल के साथ कैसे एसोसिएट होती है, वेव। यानी कि जब भी हम क्वांटम में पार्टिकल का नाम लेते हैं तो वहाँ वेव भी होती है, जब भी हम वेव का नाम लेते हैं वहाँ पार्टिकल भी मुरा होती है या पार्टिकल होता है, जो मर्जी कह लें। और जो ये रिफ्लेक्शन होता है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, क्लासिकली तौर पर इसको इग्नोर कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन क्वांटमली तौर पर इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। जिस तरह हमने लास्ट केस देखा था उसमें क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी थी जो ट्रांसमिशन की वो मौजूद थी, अगर 0.00% थी, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भी रिफ्लेक्शन का जो कोएफिशिएंट अगरचे वो इज इक्वल टू 0 है, लेकिन इसकी जो रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो होगी, अगरचे बहुत माइनर होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ। ओके, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी इसकी मौजूद होगी और इसको हम क्वांटम तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब बात जो है हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ लिखते हैं, इसका बाद बिल्कुल वही वही बार बार प्रोसेस आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। इसके जो सॉल्यूशंस थे, आंसर थे, वो हमने स्टेप पोटेंशियल के इसमें केस में इस केस में डिस्कस किए हुए हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से किस तरह हम वेव फंक्शन लिखते हैं अपना। ओके, तो अब यहाँ क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट, यानी कि अब जो श्रोडिंगर, यानी कि ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, d²/dx² साई, तो साई मैं कामा लिख रहा हूँ, इसके साथ 1 नहीं मैं कामा लिख रहा हूँ, ये मेरे पास साई है, यानी कि ये हमने यहाँ से लिखी है ये इक्वेशन। ये हैमिल्टोनियन है, किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये हमारे पास, इससे हम जो वेव फंक्शन निकालते हैं, वेव फंक्शन 1, वेव फंक्शन 2 निकालते हैं, इसमें वेव फंक्शन जो 3 निकालते हैं, वो जब हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है, इस वीडियो में हमने बताया हुआ है, लिहाजा इस वीडियो को मैं लेंथ नहीं करना चाह रहा। तो अब मैं सिर्फ इधर काइनेट जो होगा ना मोमेंटम फॉर रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 के लिए जो मोमेंटम है वो मैं लिखने लगा हूँ। ओके, तो रीजन 1 के लिए जो मेरे पास मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, P इजक्ल टू एज कट K1 है, और हम जानते हैं P इस रीजन 1 में जो मेरे पास K1 है वो किसकी इक्वल होता है, 2me ओवर, इसके ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो मेरे पास सेकंड केस है, सेकंड रीजन है, तो सेकंड रीजन में हमारे पास P इजक्ल टू एज कट K2 है, तो हमारे पास जो K2 है वो किसकी इक्वल है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ K की। ओके, तो ये तमाम वैल्यूज हमने इनमें डिस्कस की हुई हैं, जब यहाँ से हम इसमें कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ K1 K2 और फिर K1 की वैल्यू निकालते हैं। ओके, अच्छा, यानी कि मैं यहाँ K1 है, यहाँ K2 है, यहाँ फिर K1 है। ओके, ये याद रखिएगा, रीजन 1 और रीजन 3 सेम बिहेव करते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्यों सेम बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ देखें ना, यहाँ भी वी पोटेंशियल है, यहाँ भी वी पोटेंशियल है, तो यहाँ सेम भी बिहेव होगा ना, तो यहाँ वी जीरो है तो इसलिए यहाँ डिफरेंट होगा। तो यहाँ जो हमारे पास होगा 2m, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इसलिए एनर्जी पहले और वी नॉट बाद में लिखा जाएगा, नीचे क्या आ जाए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2m e नेगेटिव वी नॉट, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, अब रीजन 3 में जो होगा यही होगा जो मेरे पास ये था। ओके,
इधर K3 भी यूज कर लें या K1 यूज कर लें, एक ही बात है, क्योंकि K3 K1 के ही इक्वल है। तो वही हमारे पास आ जाएगा जो हमने ये लिखा है। ये हमने सिर्फ मोमेंटम लिखा है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा, बी केस क्या होगा कि जब एनर्जी कम होगी, लेस होगी वी नॉट से, या इसको हम इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हमारे पास मैं इधर जब एनर्जी कम होगी हमारे पास, तो कब क्या होगा, बॉन्डिंग कंडीशन वही है, सेम टू सेम है, इधर भी वी नॉट है, इधर भी वी नॉट है, इधर हमारे पास वी जीरो है, वही काम है। लेकिन अब क्या होगा कि जो हमारे पास psi1 psi2 की वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो जाएंगी थोड़ी सी, ओके। और psi3 ये रीजन 1 के लिए है, ये रीजन 2 है, और ये मेरे पास रीजन 3 है। अब मैं इधर वैल्यू डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, जिस तरह हमने इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से इसमें आए थे ना, इसमें इसी तरह हम इस केस में भी लिखेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। इसमें क्या होगा, ई K1x प्लस बी की पावर नेगेटिव K1x होगा। इसमें क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो इधर हम सेकंड के लिए लिखते हैं, सेकंड के लिए अयोटा K2x प्लस जो हमारे पास डी होगा नेगेटिव K2x, और यहाँ क्या होगा ई, तो हमारे पास होगा K1x, एफ होगा हमारे पास क्या होगा नेगेटिव K1x। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि जो हमारे पास यहाँ भी K1 है, यहाँ भी K1 है, K1 जिस तरह मैंने पहले बताया कि रीजन 1 रीजन 3 हमारे पास सेम बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल सेम है हमारे पास, ओके। तो अब जो ये किसको शो करता है, ये जो रीजन 1 में जो हमारे पास पार्टिकल आ रहा है इसको शो करता है, और जो ये किसको शो करता है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे टकराकर वापस जा रहा है, ये किसको शो करता है, ओके। तो सिमिलरली हमारे पास ये, अब जो मेन बात मैं बताने लगा हूँ इधर वो ये है कि इसमें 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 इन चारों में अयोटा नहीं है, लेकिन सी और डी में अयोटा है। यहाँ इसमें भी अयोटा है और इसमें भी अयोटा है। ये क्या यानी कि काम हो गया। तो इसका जो जवाब है वो भी हम लास्ट वीडियो में दे चुके हैं कि जब हमारे पास एनर्जी कम होती है वी नॉट से, उस केस में जब हमारे पास सेकंड रीजन होता है उसमें हमारे पास जो होता है अयोटा आ जाता है। यानी कि अब यहाँ देखिए जो हमारा ये रीजन है, सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन में जो हमारे पास पार्टिकल है वहां उसके लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यानी कि जो मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है ये जीरो है सेकंड रीजन के लिए, लेकिन फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए वैल्यू जीरो नहीं है, बल्कि इसको कंसिडर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड रीजन में जो पार्टिकल है वो एज अ बिहेव कर रहा है एज अ फ्री पार्टिकल, और जब पार्टिकल किसी रीजन में एज अ बिहेव करता है फ्री पार्टिकल के तौर पर, तो वहां हमारे पास अयोटा आता है, ओके। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो बिस्मिल्लाह करें। ये देखिए जो हमारे पास वीडियो नंबर 22 है, इसमें हमने फ्री पार्टिकल को ब्रीफली से यानी कि डिस्कस किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो क्या कर, चले काम करते हैं। इधर देखें, अगर हमारे पास एनर्जी क्या है, लेस देन है वी नॉट से, क्या होगा, मैं रीजन 1 और रीजन 3 के लिए सिर्फ बात करने लगा हूँ, रीजन 1 और रीजन 3 के लिए। तो ये देखें हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये है हमारे पास 2m, इधर चले मैं इसको काम में लिख लेता हूँ, ओके, क्योंकि मैं रीजन 1 रीजन 3 के लिए लिखने लगा हूँ। तो डी एस स्क्र प्लस वी अयोटा इज इक्वल टू ई अयोटा, सॉरी psi1 साई है हमारे पास। अब क्या होगा, इसको जब मैं मैनेज करूंगा, अब आप लोगों को मैनेज करना चाहिए। अगर आप लोग इस स्टेज पर पहुंचने लगे हैं तो इसको मैनेज करना चाहिए आप लोगों को। तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, इसको इस तरह लिखूंगा, डी एक्स स्क्र 2m एच कट वी नेगेटिव ई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म होगी इसको इधर ले आएंगे, तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ ये मेन पॉइंट ये देखें कि हमारे पास वी नेगेटिव ई है, क्योंकि हमारे केस क्या है कि वी ज्यादा है ई कम है। ये देखिए वी ज्यादा है ई कम है, ओके, ये याद रखिएगा, इसमें जो मेन बात है। अब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम चलते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल टू जीरो।
अब इसको मैंने किस तरह किया, ये भी बिल्कुल आसान स्टेप, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको जो मेरे पास ये वाली टर्म है इसको हमने के के इक्वल कर दिया है। ओके, सिंपल के इक्वल कर दिया है और इसको हमने डी के इक्वल कर दिया है। तो इससे हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जमा नफी की वन, पॉजिटिव नेगेटिव की वन हो जाएगा हमारे पास। जो डी की वैल्यू जहाँ निकालेंगे ना वो हमारे पास ये आ जाएगी, ये वैल्यू एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में। और यहाँ देखें मज़ेदार बात है कि अयोटा नहीं आ रहा, क्या है, ट्योटा नहीं आ रहा, अयोटा नहीं इधर आ रहा हमारे पास। कब, जब हमने बात की है एनर्जी लेस देन वी नॉट से है, तब हमारे पास अयोटा नहीं आ रहा। और दूसरी बात क्या है, इसमें हमने कंसीडर किया है पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, अब हम देखते हैं जब इसको हम इग्नोर कर देते हैं इसको, तो तब हमारे पास इधर क्या आएगा, अयोटा आएगा, ट्योटा आएगा। वो किस तरह, वो भी देखते हैं कि देखिए मैं सिर्फ रीजन 2 की बात करने लगा। इधर हमने रीजन 1 और रीजन 3 के लिए बात की है, इधर मैं रीजन 1 तो सिर्फ रीजन 2 के लिए लिखने लगा हूँ। 2m डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर तो प्लस वी इज इक्वल टू E2 है। ये कहाँ से लिखा मैंने, इस यहाँ से लिखा है। ओके, हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यह क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख लूंगा। मैं ये जीरो क्यों लिखा है, यह क्वेश्चन है कि मैंने इसको जीरो क्यों किया है, क्योंकि ये देखें सेकंड रीजन में हमारे पास पोटेंशियल क्या है, जीरो है। अब यहाँ से इसको सोल्व करें, तो सोल्व किस तरह करते हैं इसको, डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू -2m स्क्र। इस तरह इसको जब मैं इस इधर ले आऊंगा तो ये मेरे पास बनेगा पॉजिटिव 2me ओवर एज कट साइड 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जमा K2, ये इस तरह आ जाएगा मेरे पास। ओके, अब यहाँ देखिए क्या आ गया, प्लस आ गया है, प्लस आ गया। और इधर क्या था हमारे पास, नेगेटिव था। अब इस प्लस की वजह से अयोटा आएगा, डन हो गया। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। ओके, फिर यहां से हम जो साइड 2 की वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे इस तरह, ये है। और यही वैल्यू हम इधर लिखी हुई है, ये देखें ये वाली। ओके, तो अब इसको देखते हैं। फिर मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस ट्योटे की समझ आ गई होगी, अयोटे की। ओके, अब हम ब्रीफली से रीजन 1 को स्टडी करते हैं। रीजन 1 को ब्रीफली से, रीजन 1 में क्या होगा कि जो हमारे पास ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, ये रीजन मेरे पास क्या है, 3 है। यहाँ v इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। और ये मेरे पास क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो जो हमारे पास एक ही, यहाँ देखें रीजन 1 के लिए मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं अगेन इधर लिखने लगा हूँ। रीजन 1 के लिए है क्या है, ए अयोटा सॉरी K1x प्लस बी नेगेटिव K1x, ये है। अब जो हमारे पास है ना ये वाली टर्म, जो हमारे पास ये वाली टर्म है, इसका क्या बनेगा, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन मैं इधर मैं सिंपल लिख देता हूँ, ये कन्वर्जिंग हो रही है हमारे पास इधर, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये डाइवर्जिंग हो रही है, इसलिए इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब डाइवर्जिंग का क्या मतलब है कि ये देखिए रीजन 1 है, तो रीजन 1 में जो मेरे पास ये होगा बी वाला फैक्टर होगा, ये इस तरह होगा, ये वाला जो नेगेटिव है। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो टकरा कर वापस आ रहा है ना, वो इस तरह डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, तो जब डाइवर्ज कर देगा तो हम उसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब 0 क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि जब वेव फंक्शन की होने के लिए 3 उसकी बुनियादी खसूसियात हैं। पहली क्या है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड क्या है कि फाइनाइट होना चाहिए, और थर्ड क्या है कि स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ जब डाइवर्जिंग केस होगा तो ये क्या होगा, बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू, डाइवर्ज करता जा रहा है, इसकी वैल्यू ग्रोथ करती जा रही है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो हमें डाइवर्जिंग केस में जो हमारे पास होता है वो फाइनाइट आंसर नहीं आता, होते यानी कि कंटिन्यूस नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास इसको 0 के इक्वल कर देंगे हम।
ओके, इसको चूंकि ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ये जाता जा रहा है, तो इसकी क्या वैल्यू की डाइवर्ज होगी, इसको हम जीरो की ऊपर कर देंगे। अब हमारे पास ये कंपोनेंट रह जाएगा। अब ये कंपोनेंट क्या होगा कि ये डाइवर्ज करेगा, यानी कि ऐसे ये सॉरी कन्वर्ज करेगा, ये ऐसे ऐसे कन्वर्ज करेगा हमारे पास। और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट होती जाएगी, और हमें फाइनाइट वैल्यू ही चाहिए होती है वेव फंक्शन के लिए। तो लिहाजा ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा। कन्वर्जिंग केस में क्या होगा, जैसे जैसे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को पहुंचती जाएगी, हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आती जाएगी। ओके, तो फाइनाइट वैल्यू होगी तो हमारे पास ये एक्सेप्टेबल होगा। इसलिए जो हमारे पास फॉर रीजन 1 के लिए जो हमारे पास होगा, फॉर रीजन 1 के लिए जो हमारे पास होगा वो हमारे पास सिर्फ सिर्फ ये ही एक्सेप्टेबल होगा। ये इग्नोर कर दें, निगलेक्ट कर देंगे। और इसके लिए जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, x लेस देन 1/a, या इसको a/2 कह लें। ओके, इसको बुक पर जो इक्वेशन का नाम दिया गया है वो बुक पर दिया गया 4.93 नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की। सेकंड रीजन को हम लिखते हैं, सेकंड रीजन है जो हमारे पास है वो क्या है, ये देखें C और D है, तो अयोटा K2x है, नेगेटिव अयोटा K2x है हमारे पास, ये सेकंड रीजन है। तो अब जो हमारे पास सेकंड रीजन है वो हमारे पास ये है, ये वाला सेकंड रीजन है। सॉरी पहले हम थर्ड रीजन के लिए लिखते हैं, क्योंकि ये सेम है ऑलमोस्ट। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, E आएगा, ये हमारे पास F आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास ये वाली है ना, ये वाली E और F आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास अयोटा नहीं आता। अब अयोटा क्यों नहीं आता, इसका भी मास दे चुका हूँ। अब क्या होगा कि मैं इसको अगेन लिखता हूँ, E है, K2x है, F है हमारे पास नेगेटिव K2x हमारे पास, ये साइड 2 है हमारे पास। अब जो हमारे पास रीजन 3 है, रीजन 3 में जो हमारे पास जो जिसको हम कैंसिल करेंगे वो हमारे पास ये होगा, ये निगलेक्ट हो गया, क्योंकि इसकी भी वैल्यू क्या होगी, डाइवर्ज करती जाएगी। ओके, जब वैल्यू डाइवर्ज करेगी तो हमारे पास आंसर फाइनाइट नहीं आएगा, तो हमारे पास इसको हम इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि डाइवर्जिंग कर रहा है। डाइवर्जिंग करने से हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास इनफाइनाइट होगा, यानी कि फाइनाइट नहीं होगा। और हम जानते हैं कि वेव फंक्शन के लिए 3 बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है, कंटिन्यू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और इंटीग्रेबल होना चाहिए। ओके, और इसकी वैल्यू जो फाइनाइट और इंटीग्रेबल उसी वक्त तो होगी जब ये कन्वर्ज करेगा। अब ये हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म था ये तो हो गया 0। अब जो हमारे पास ये है ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, ये इस तरह कन्वर्ज करेगा। यानी कि जब पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए एक वक्त ऐसा आएगा कि इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती जाएगी वो हमारे पास फाइनाइट आती जाएगी। जब वैल्यू फाइनाइट आएगी तो वो इंटीग्रेबल होगा, तो इसलिए मेरे पास ये आएगा, ये मेरे पास एक्सेप्टेबल होगा। ओके, अब यहाँ देखें कि रीजन 1 में हमारे पास जो पॉजिटिव था वो एक्सेप्टेबल था, रीजन 3 में जो नेगेटिव वाला एक्सेप्टेबल है, यानी उल्ट है। तो उल्ट इसलिए होना था क्योंकि इधर हमारे पास नेगेटिव साइड है, इधर हमारे पॉजिटिव एक साइड है, इसलिए उल्ट हो रहा है। अदरवाइज जो कंसेप्ट जो मेन बात है वो वही है कि डाइवर्जिंग को हम इग्नोर कर देते हैं और कन्वर्जिंग को हम एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। अब हमारे पास बात रह गई है कि सेकंड रीजन हमारे पास रह गया है। जो सेकंड रीजन है इस केस में जो हमारे पास साई है वो क्या हमारे पास है, C पॉजिटिव अयोटा K2x प्लस नेगेटिव अयोटा K2x है हमारे पास। ये हमारे पास फॉर सेकंड रीजन के लिए है। तो जो हमारे पास सेकंड रीजन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, B cos K2x प्लस C sin K2x। ओके, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया डायरेक्टली, और इसको हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की हुई है, लिखी हुई है। अब जो आज की जो टॉपिक है इसको हम इधर ही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी वीडियो लेंथी हो गई है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।